नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। इस खास बुलेटिन में बात करेंगे आज की 4 बड़ी खबरों की। इन 4 बड़ी खबरों के हर पक्ष हर पहलू को आप तक पहुंचाएंगे, पूरी खबर आपके लिए अनफोल्ड करेंगे। पहले आपको बता दें कि कौन सी हैं आज की 4 बड़ी खबरें। तो सबसे पहली खबर जिसके बारे में बात करने वाले हैं, जो कि दिल्ली के सीएम से जुड़ी हुई है, दिल्ली की शराब नीति से जुड़ी हुई है। अरविंद केजरीवाल, जिनको ईडी ने हिरासत में ले लिया है। अरविंद केजरीवाल इस वक्त कोर्ट में मौजूद हैं, उनकी कोर्ट में पेशी हुई है। ईडी की तरफ से 10 दिन की रिमांड मांगी गई है। इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। दूसरी खबर जिसकी बात करेंगे, सरस्वती मंदिर या मौला मस्जिद, एक बार फिर तमाम विवाद शुरू हो रहे हैं। इन्हीं को लेकर बातचीत की जाएगी। आपको बता दें कि तीसरी बड़ी खबर जो है वो मदरसों से जुड़ी हुई है। मदरसों को से जुड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे। और तीसरी खबर बिहार से है। बिहार में जो पुल ढहा उसको लेकर लगातार सियासत हो रही है। क्या कुछ हो रहा है बिहार में वो हम आपको बताएंगे। तो चारों खबरों का हम रुख करेंगे। हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो इन खबरों पर पूरी डिटेल के साथ आपको जानकारियां देंगे। सबसे पहले आपको बता देते हैं पहली जो खबर है उसके बारे में। पहली खबर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई। तो आबकारी घोटाले से जुड़ी हुई है ये खबर, जहां पर इस मामले में, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की टीम ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में ईडी आज शुक्रवार को दिल्ली सीएम को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश कर पूछताछ के लिए 10 दिन की रिमांड मांग चुकी है। सीएम केजरीवाल की याचिका पर अब आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने अपनी याचिका वापस ले ली। दिल्ली सीएम ने ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका को वापस ले लिया है। उन्होंने निचली अदालत में मामले की सुनवाई के चलते अपनी अर्जी वापस ली है। ईडी ने कोर्ट में केजरीवाल शराब घोटाले के सरगना बताया। कोर्ट में ये कहा गया है ईडी द्वारा कि ये जो पूरा दिल्ली की शराब नीति से जुड़ा हुआ मामला है, जो कहा जा रहा है कि बड़ा घोटाला हुआ है, शराब घोटाला हुआ, इसका सरगना सीएम केजरीवाल को बताया गया है। केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए कहा कि केजरीवाल ने घूस के बदले लाभ की मांग की। हमारे पास साबित करने के लिए बयान है। केजरीवाल ने दक्षिण लांबी से घूस मांगी, ईडी ने आरोप लगाया है। अरविंद केजरीवाल जैसे आदमी जो मेरे साथ काम करता था और शराब के बारे में हम लोग आवाज उठाया था, आज वो शराब नीति बना रहा है, जिससे मुझे दुख हुआ। लेकिन करेगा क्या, सत्ता के सामने कुछ नहीं कर सकता। आखिर उसको जो अरेस्ट किया गया, अटक हुआ, वो उनकी कृति से हुआ। हम ये बातें नहीं करते तो अटक होने का कोई संभव नहीं था। तो जो अटक हुआ है, अभी कानून के तौर पर जो होगा वो होगा, वो सरकार देखेगी, वो सोचेंगे। देखिए, हम सब जानते हैं कि अन्ना हजारे जी सही मायने में अरविंद केजरीवाल जी के गुरु रहे हैं। और भ्रष्टाचार के खिलाफ जब कांग्रेस सरकार थी, एक आंदोलन हुआ और उस आंदोलन में स्वयं अरविंद केजरीवाल भी यही कहते थे कि अगर भ्रष्टाचार के आरोप किसी पर लगे तो वो व्यक्ति पहले इस्तीफा दे, जब उसका नाम उन आरोपों से अलग हट जाए और साफ हो जाए, तब वो वापस सार्वजनिक जीवन में आए और राजनीति करे। आज वही अरविंद केजरीवाल अपने ही दिए हुए जो उपदेश है उसका पालन नहीं करते हैं। और अन्ना हजारे जी का दर्द आप समझिए। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अरविंद केजरीवाल ने ठगा नहीं, अपने गुरु को ही उन्होंने ठगा है। क्योंकि उनका मैंने वक्तव्य सुना है, उन्होंने कहा शराब नीति पे मैंने अरविंद केजरीवाल जी को कुछ सुझाव दिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने गिरगिटान की तरह यू टर्न करते हुए उनके विरुद्ध जाते हुए एक शराब नीति बनाई।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी पंकज वानखेड़े सीधा जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। पंकज, ये मामला पूरा लंबे समय से अब चला आ रहा है और आखिरकार जिस बात का बार बार जिक्र किया जाता था, आम आदमी पार्टी भी ये कहती थी कि केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा रहा है, दिल्ली के सीएम को गिरफ्तार करने की तैयारी है, आखिरकार गिरफ्तारी हो गई है। इस वक्त कोर्ट में क्या कुछ चल रहा है? ईडी ने 10 दिन की रिमांड मांगी है, अब कोर्ट में क्या कुछ हो रहा है? बिल्कुल, बेशक नितिशा, मैं सिलसिलेवार बताने की कोशिश करूंगा कि कोर्ट में क्या कुछ चल रहा है। ईडी की तरफ से लगातार ये बात रखी गई है कि किस तरह से एएसजी जो राजू है, जो ईडी की तरफ से वकील है, उन्होंने कहा कि केजरीवाल को दिल्ली में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। हम केजरीवाल की 10 दिन की न्यायिक हिरासत मांगते हैं। उसके अलावा राजू ने कहा कि जो वकील है ईडी की तरफ से, उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया ने भी मामले में मुख्य भूमिका निभाई थी और सिसोदिया की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। इस तथ्य पे अरविंद केजरीवाल को भी जमानत नहीं मिलनी चाहिए, ये बात ईडी की तरफ से कही गई है। उसके अलावा ईडी ने कहा है कि मनीष सिसोदिया ने विजय नायर को केजरीवाल के घर बुलाया था। सबसे बड़ा जो एक सवाल जो ईडी ने कहा है, प्रूफ के तौर पर रखा है कि जो मनीष सिसोदिया है, उन्होंने जो मेन एक्यूज है विजय नायर, जिन्होंने पैसे का लेन देन किया है, उसको केजरीवाल के घर बुलाया था और शराब नीति से जुड़े दस्तावेज दिए थे। ये बड़ा आरोप ईडी की तरफ से लगाया गया। दूसरा बड़ा आरोप एक और जो लगाया, विजय नायर ने केजरीवाल और के कविता के लिए काम कर रहा था, ये भी प्रूफ करने की बात कही गई है। साउथ ग्रुप में ये मिली भगत है इनकी और मिडिल मैन की भूमिका निभाते थे अरविंद केजरीवाल। ये बात ईडी ने अपनी दलील में रखा है। उसके अलावा ईडी ने कहा है कि विनय नायर मुख्यमंत्री के आवास के पास रहता था, वो आप पार्टी का मीडिया इंचार्ज भी था, ये भी बात कही है। और साथ में एएसजी के जो राजू है ईडी के वकील, उन्होंने कहा कि कविता ने आम आदमी पार्टी को 300 करोड़ दिए हैं। इस बात का अपोज अभिषेक मनु सिंघवी जो अरविंद केजरीवाल वकील है वो करते नजर आए हैं। उसके अलावा एएसजी ने कहा है कि केजरीवाल को साउथ ग्रुप से किकबैक मिलती थी, मतलब जो पैसे मिलते थे उनको, इस बात की बात कही गई है। और उसके अलावा कई बात और रखे। विजय नायर की जिक्र करते हुए ईडी ने कहा है कि विजय नायर केजरीवाल का दाहिना हाथ है, वो केजरीवाल के लिए किकबैक इकट्ठा करता था, पॉलिसी लागू कराना और जो ना माने उसे धमकाने का काम करता था। ये विजय नायर के ऊपर डाला है, जो केजरीवाल के लिए काम करते थे। इस बात का आरोप ईडी की तरफ से लगाया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो तमाम ऐसे जो प्रूफ है जो ईडी ने अपनी तरफ से दिए हैं, लेकिन महत्वपूर्ण है कि अब मनोज सिंघवी अपनी बात रखते नजर आ रहे हैं। लेकिन हाँ, एक और महत्वपूर्ण है जो ईडी की तरफ से कहा गया है कि चरणप्रीत सिंह ने गोवा में आम आदमी पार्टी के लिए पैसों का प्रबंधन किया है। उन्होंने विजय नायर की कंपनी चैरिटेबल मीडिया के साथ काम किया है। और एक और बड़ा आरोप जो ईडी ने लगाया है कि चरणप्रीत सिंह को दिल्ली सरकार ने पीआर कार्य के लिए 55,000 रुपए मासिक वेतन का नियुक्त किया था। ये बड़ा आरोप है। अब अभिषेक मनु सिंघवी जो वकील है अरविंद केजरीवाल की, वो अपनी बात रखते नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि जो बातें हैं वो निराधार है और उसको लेकर अरविंद केजरीवाल के जो वकील है उन्होंने कहा अन्य कानून के विपरीत मैं पहले से ही अपराध का दोषी हूं। कई और मामले हैं जिसको लेकर अपराधी मुझे बना दिया गया है और जमानत के प्रावधान को इतना सख्त कर दिया है कि मुझे अब सुप्रीम कोर्ट से जमानत भी मिलना मुश्किल सा लग रहा है। उसके बाद सिंघवी ने जिक्र किया है हाल ही के जो मामले में जो कल हाईकोर्ट जो बात हुई उसको लेकर कहा है सिंघवी ने कि सरकार के गवाह बनाने वालों के बयान बदल दिए गए हैं और बाद में उन्हें जमानत दे दी गई है। जहां तक कि ईडी ने इनके जमानत आरोप है, जो दलीलें चल रही हैं उसमें एक आरोप बहुत बड़ा है कि एक मुख्यमंत्री जिसको 3 बार जनता ने सिलेक्ट करा है, इलेक्ट किया है, भेजा है, वो एक मिडिल मैन के तौर पर काम कर रहा है। वो भी एक ऐसा मुख्यमंत्री, एक ऐसी पार्टी का संयोजक जिसने तमाम भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई, जिसने शराबबंदी को लेकर जो बात किया करते थे, जो शराब के खिलाफ बात करते थे, इतने सिद्धांतों के साथ बनकर आई पार्टी और आज उसी पार्टी के संयोजक और सीएम के ऊपर इतना बड़ा आरोप लग रहा है। किसी सीएम के लिए मिडिल मैन जैसे शब्द का इस्तेमाल होना। पहले मनीष सिसोदिया
बिल्कुल बेशक। देखिए नितिशा, जब मनीष सिसोदिया को भी कोर्ट के सामने पेश किया गया था तब भी ये बात कहा गया था कि मिडिल मैन के तौर पे आम आदमी पार्टी के कई मंत्री कई नेता काम कर रहे हैं। उसमें से मनीष सिसोदिया का नाम था, अरविंद केजरीवाल का उस वक्त जिक्र नहीं किया गया था। लेकिन अब कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल का जिक्र किया गया और कहा गया है कि एज ए मिडिल मैन वो काम करते नजर आए हैं। और कई ऐसे हैं, चाहे गोवा का वाक्य है उसका जिक्र करते नजर आए हैं, उसके बारे में जिक्र किया किस तरह से पैसा पहुंचाया गया। तो लगातार अब दूसरी तरफ देखिए कोर्ट में एक सेकेंड नितिशा आपको रोकूंगा। देखिए कोर्ट में हलचल होती नजर आ रही है क्योंकि यहाँ पे गाड़ियां लगाई जा रही है। तो माना जा रहा है कि शायद अब कुछ देर बाद अरविंद केजरीवाल को यहाँ से ले जाया जा सकता है ईडी वापस। लेकिन सुनवाई लगातार जारी है, अब इंतजार लगातार बना हुआ है और तस्वीरें ये निकल कर आ रही है सामने में कि जिस तरह से हलचल अब अंदर में होती शुरू हो चुकी है। तो ऐसे माना जा रहा है कि अब तो कुछ देर बाद जब सुनवाई लगभग पूरी हो जाएगी तो फिर अरविंद केजरीवाल को यहाँ से सीधा ईडी दफ्तर ले जाया जा सकता है। तो कहने के लगातार ये तस्वीरें निकल कर आ रही है। बिल्कुल, ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं पंकज, और जो कुछ घटनाक्रम कल से अब तक हुआ है उसमें अभी आगे और एस्केलेशन होना बाकी है, ये हम सभी जानते हैं। आप लगातार नजर बनाए रखिएगा पंकज, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया। और आगे बढ़ते हुए बात अब मदरसों की कर लेते हैं। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट 2004 असंवैधानिक करार दिया है। इस मामले में शुक्रवार को सुनवाई हुई। इस दौरान हाई कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ बताया। वहीं कानून को अल्ट्रा वायरस घोषित किया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट डबल बेंच के फैसले के बाद अब सभी अनुदानित मदरसे के अनुदान यानी कि सरकार की तरफ से मिलने वाली सहायता राशि बंद हो जाएगी और अनुदानित मदरसे खत्म हो जाएंगे। जांच में पाया गया कि सरकार के पैसे मदरसों से धार्मिक शिक्षा दी जा रही है सरकारी पैसे से, और कोर्ट ने इसे धर्मनिरपेक्षता के बुनियादी सिद्धांतों की विपरीत माना है। और अभिषेक मणि त्रिपाठी मेरे सहयोगी सीधा मेरे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। अभिषेक, अब जिस तरह से कोर्ट का फैसला आया है उसके बाद से मदरसों पर, मदरसों की शिक्षा को लेकर और तमाम जो लोग मदरसों से जुड़े हुए हैं उनको लेकर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया है। जी बिल्कुल, देखिए आपसे बताना चाहेंगे, सबसे पहले मैं शॉर्ट में बताना चाहता हूँ कि मदरसा अधिनियम एक्ट 2004 जो है, इसके तहत जो गरीब मजलूम मुस्लिम बच्चे होते थे उनके लिए जो सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार है, एक फंड जनरेट करती थी जिसके माध्यम से उन्हें शिक्षा दी जाती थी। लेकिन अगर आपको बात करें तो कुछ महीने पहले के हाल में एक मामला सामने आया था कि उत्तर प्रदेश में करीब 16,000 अवैध मदरसे चल रहे हैं, जिसको लेकर SIT ने अपनी जांच सबमिट की थी। उसके बाद से ये पाया गया था कि मात्र 5,000 ऐसे मदरसे हैं जो उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में। अगर इसी क्रम में जो है अंशुमान सिंह राठौर ने ये याचिका दायर की थी, जिसके बाद से आज कोर्ट ने जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की अध्यक्षता में ये आज जो फैसला लिया गया है कि जो अनुदान इनको मिलता था वो टोटली जो है वो अब रोक दिया जाएगा, क्योंकि लगातार ऐसा पाया जा रहा था कि अवैधानिक तरीकों से उसका उपयोग हो रहा है। वो एक सब्जेक्ट मात्र को लेकर उसको पढ़ाया जा रहा है, जिस वजह से शिक्षा की उन्नति की बात की जाती थी उसको लेकर उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मात्र जो है एक क्या कहते हैं उर्दू शब्दों का और उर्दू की पढ़ाई होती है, इसको लेकर तमाम याचिकाएं जो क्वेश्चनर किए गए थे उसको लेकर इस एक्ट को खारिज किया गया। जी बिल्कुल अभिषेक, अब आगे जो मदरसों में छात्र पढ़ रहे हैं उनका क्या होगा, या फिर जो लोग मदरसों से शिक्षा लेते आए हैं उनका क्या होगा, इस बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है क्या? कोर्ट ने इस बारे में भी कुछ कहा है कि इन बच्चों का क्या किया जाए? जी बिल्कुल, देखिए आपसे बताना चाहते हैं कि प्रियंका अवस्थी जो इसकी बोर्ड की जो अध्यक्ष हैं उन्होंने अब ये साफ किया है कि पूरी तरह से अभी जो ज्ञापन जो कोर्ट ने आदेश किया है वो प्राप्त नहीं हुआ है। जैसे वो पूरा रिकॉर्ड प्राप्त हो जाएगा उसके बाद से आगे कार्रवाई की जाएगी। लगभग 2 लाख बच्चे हैं जो मदरसा में पढ़ाई कर रहे हैं, उनको लेकर भी सरकार देख रही है कि उन्हें किस तरह से अदर उसमें जो है समायोजित किया जाए। लेकिन हाल फिलहाल में जब तक पूरी रिपोर्ट जो है वो नहीं मिलती है उसके बाद से कोई फैसला होगा। अगर बात करें तो जो चेयरमैन है मदरसा बोर्ड के, उन्होंने ये भी कहा है कि इसके बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटा सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया अभिषेक इस पूरी बातचीत के लिए आपका। और आगे बढ़ते हुए बात अगली खबर की कर लेते हैं। बिहार की एक खबर है जहां पर एक बार फिर से बिहार में पुल हादसे के बाद विपक्ष और जनता पुल की गुणवत्ता पर
सवाल उठा रही है। बिहार के सुपौल और मधुबनी जिले को जोड़ने के लिए कोसी नदी पर देश का सबसे लंबा पुल बना हुआ था, जिसका एक बड़ा हिस्सा गिर गया है। इसमें दबने से एक मजदूर की मौत भी हो गई है, वहीं 9 से ज्यादा मजदूर घायल हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि हम लोगों ने पुल निर्माण कंपनी के इंजीनियर को कई बार कहा कि गुणवत्ता ठीक नहीं है, लेकिन उन लोगों ने ना इनकी सुनी और ना इनकी मानी। नतीजा आज सबके सामने है। वहीं सुपौल के डीएम कुशल कुमार ने बताया कि हादसे की वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 9 लोग घायल हो गए हैं। सभी लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। इस पुल को 1200 करोड़ की लागत से तैयार किया जा रहा था। शुक्रवार की सुबह करीब 7 बजे हुए इस हादसे में कई लोग घायल हो गए हैं। गार्डर गिरा तो वहां मौजूद पुल बनाने वाली कंपनी के लोग मौके पर से फरार हो गए और इस पुल को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट ट्रांस रेल कंपनी के पास दरअसल दिया गया है और भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत तैयार किया जा रहा है ये पुल, जिसकी लंबाई 10.5 किलोमीटर है। और अगर इसकी बात की जाए तो ये कोसी पर बना हुआ सबसे लंबा पुल है जो बनाया गया है, जो बिहार में ये बन रहा है, और इसकी लंबाई 10.5 किलोमीटर है। वहीं अप्रोच रोड को अगर इसमें मिला दिया जाए तो इसकी लंबाई 13 किलोमीटर से भी ज़्यादा हो जाती है। सुपौल के पुलिस अधिकारियों के मुताबिक हादसे में 6 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। बन रहे बकौर पुल में सुबह सुबह हादसा हुआ है। एक स्लैब गिर गया जिससे एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और 10 लोग घायल हैं। जो वहां के जिलाधिकारी से भी बात हुई है, हमने कहा कि उसका समुचित इलाज त्वरित गति से कराएं और जिनकी मृत्यु हुई है पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपया संबंधित एजेंसी के द्वारा उनको मुआवजा दिलाया जाएगा और इसकी उच्च स्तरीय जांच करा करके NHI के पदाधिकारियों से भी संपर्क कर करके उच्च स्तरीय इसकी जांच कराई जाए। 153 से 54 के जो पाया जो था उस पर गर्डर लॉन्च किया हुआ था, वो सुबह कोलैप्स हुआ है। एक व्यक्ति की डेथ हुई है और 10 व्यक्ति इंजर्ड है, जिनको अस्पताल में इलाज चल रहा है और वो सब बियॉन्ड डेंजर है। और घायलों को 1 लाख रुपये मुआवजा और मरने वालों को 10 लाख मुआवजा अनाउंस हुआ है। और सुबह के अटेंडेंस सीट से हम लोग चेक करवा लिए, जितने भी मजदूर यहाँ पे मॉर्निंग शिफ्ट में थे, तो 11 के अलावा सभी कैंप में हैं, सभी सेफ हैं। फिर भी पब्लिक का आशंका है कि मलबे के अंदर कुछ हो सकते हैं, तो वो हम लोग क्रेन से चेक करके और आगे बढ़ते हुए बात अगली खबर की कर लेते हैं। बात करेंगे मध्य प्रदेश के धार की भोजशाला में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच के आदेश के बाद ASI की टीम ने सर्वे शुरू कर दिया है। ये टीम भोजशाला में वैज्ञानिक आधार पर सर्वे कर रही है। सर्वे कितने दिनों तक चलेगा ये फिलहाल तय नहीं हो सका है, लेकिन इंदौर हाईकोर्ट ने इस मामले में 6 हफ्ते में ASI से सर्वे पूरा कर रिपोर्ट पेश करने को कहा है। इस टीम में करीब 150 सदस्य हैं। इधर मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सर्वे पर रोक की मांग को लेकर मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। ASI की टीम सुबह ही भोजशाला परिसर में आधुनिक उपकरणों के साथ पहुंची। पूरे परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कैमरे और मेटल डिटेक्टर से नजर रखी जा रही है। जुमे की नमाज को देखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया गया था। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला में जो मस्जिद है वो मौला मस्जिद है या फिर वो सरस्वती मंदिर है, इसको लेकर विवाद चल रहा है। और इस मामले में आज से ASI सर्वे शुरू हुआ है। आज सुबह कड़ी सुरक्षा के बीच ये सर्वे किया गया है। आपको बता दें कि धार की भोजशाला में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच के आदेश के बाद ये ASI सर्वे शुरू हुआ है। ASI की इस टीम में 150 सदस्य हैं जो इसका सर्वे करेंगे। कितना दिन लगेगा इस पूरे परिसर के सर्वे में, इस बारे में अभी साफ तौर पर कुछ नहीं कहा जा सका है, लेकिन कोर्ट ने अपनी तरफ से कहा है कि 6 सप्ताह के बीच आप यहाँ पर सर्वे करके अपनी रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल कर दें।
फिलहाल ये कितने दिनों तक चलेगा ये तय नहीं है, लेकिन इंदौर हाई कोर्ट ने 6 हफ्ते का समय इस सर्वे के लिए एएसआई को दिया है और इन 6 हफ्तों के बाद एएसआई को अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करनी है। और इस बीच सुप्रीम कोर्ट को भी बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में तत्काल सुनवाई से मुस्लिम पक्ष को इनकार कर दिया है। और इसको लेकर मेरी सहयोगी दीपा मेरे साथ जुड़ी हुई है, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। दीपा, क्या लग रहा है भोजशाला परिसर का जो आज से एएसआई सर्वे शुरू हुआ है, कितना इसमें समय लगेगा, क्या जानकारी मिल पा रही है? और आज सुबह से किस क्षेत्र का यहाँ पर सर्वे किया गया है, कितना क्षेत्र है, कौन सा वो क्षेत्र है जहाँ पर सर्वे हो रहा है, क्या क्या कार्रवाई हुई है सुबह से, कुछ जानकारी मिल पा रही है क्या? जी देखिए, आपको बता दें कि सबसे पहले तो पूरे परिसर को जो है बैरिकेड के माध्यम से कवर कर दिया गया ताकि किसी भी तरह से कोई व्यक्ति जो है अंदर ना आए। इसी के साथ क्योंकि काफी विवाद जो है वो हमें देखने को मिल रहा था, खास तौर पर यदि हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष की हम बात करते हैं तो दोनों के बीच में काफी ज्यादा जो तर्क वितर्क लगातार दिए ही जा रहे थे। और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जो है वो भी मुस्लिम पक्ष ने खटखटाया था। हालांकि वहां से भी निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि उन्होंने भी ये बात जो है क्या कहते हैं, अगर बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की तो उन्होंने भी इनकार कर दिया है। इसी के साथ यदि मैं हाई कोर्ट की बात करती हूँ तो जहाँ पर निर्देश के माध्यम से जहाँ पर हम देखने को मिल रहा है कि आर्कियोलॉजिस्ट की जो टीम है वो वहाँ पर पहुंची और सुबह लगभग 6 बजे से ही ये जो पूरी जांच पड़ताल है वो शुरू हो गई थी। खास तौर पे यदि मैं बात करूं तो कुछ जो चुनिंदा इलाके थे, यानी कि अगर हम बात करते हैं एक ऐसा स्थान था जहाँ पर विष्णु जी की, सरस्वती जी की मूर्ति थी, उस इलाके की जो है पड़ताल की गई। इसके अलावा एक हवन कुंड जो है वो बना हुआ था, उसकी भी पड़ताल हुई और कई जगहों पर जो साइन है यानी कि ओम और स्वास्तिक के जो साइन थे वो बने हुए थे। तो ये भी आर्कियोलॉजिस्ट ने देखने का प्रयास किया कि कहीं ये नए किसी व्यक्ति के द्वारा बनाए गए साइन तो नहीं है, लेकिन जो भी कह सकते हैं आकृतियां हैं वो काफी ज्यादा पुरानी जो है देखने को मिल रही है। इसी के साथ जो पूरा स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं वो भी किसी मंदिर की तरह ही बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर बात करते हैं तो दोनों ही पक्ष एक तरह से तर्क वितर्क जरूर दे रहे हैं, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट की जो टीम है वो अब लगातार सर्वे करेगी और 6 सप्ताह के अंदर अपनी रिपोर्ट को तैयार करके हाईकोर्ट को सौंपने का काम जो है वो करेगी। बिल्कुल, 6 सप्ताहों के अंत होने का अब इंतजार है कि कोर्ट में क्या रिपोर्ट पेश की जाती है। बहरहाल दीपा, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। सुबह से एएसआई की टीम पहुंची हुई है, 150 सदस्यों को शामिल किया गया है इस सर्वे के लिए, जो सुबह से ही कड़ी सुरक्षा के बीच सर्वे कर रहे हैं। बहरहाल फिलहाल ये थी आज की 4 बड़ी खबरें जिनके बारे में हम बात करना चाहते थे। तमाम जानकारियां आप तक पहुंचाने की कोशिश की गई हैं। फिलहाल मेरे साथ इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए TV27 न्यूज़ के साथ।